हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि दमिश्क, सीरिया की कैपिटल में, राजधानी में, ईरान की एम्बेसी के साथ साथ कॉन्सुलेट बिल्डिंग में इजराइल ने हमला किया है। और इस हमले में जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसके एक कमांडर हुआ करते थे जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको बगदाद में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जनवरी 2020 में कत्ल किया था, उसी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर कमांडर जो सीरिया और लेबनान में ऑपरेशंस के इंचार्ज थे, उन समेत 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग मरे हैं। बिल्डिंग की तस्वीरें देखें तो वो तकरीबन पूरी तरह से ढह गई है। ये एक बिल्कुल गैर मामूली किस्म का वाकया है। जंग के दौरान किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर इस तरह का हमला, हालांकि ऐसे हालात भी होते हैं कि जब दो मुल्कों में लड़ाई होती है, उन मुल्कों की भी एम्बेसियों को सेफ सिक्योर रखा जाता है, लेकिन यहां तीसरे मुल्क में ईरान की एम्बेसी पर हमला है। ये बहुत बड़ी खबर है। आज ही सिक्योरिटी काउंसिल पर वहां पर एक मीटिंग होने जा रही है इसी इशू पर, और दुनिया में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से खासतौर पर, और कई और मुल्कों की तरफ से इसका कंडमनेशन आया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जो कई मुल्कों में जर्नलिस्ट के तौर पर, विदेशी पत्रकार के तौर पर काम कर चुके हैं, कई जंगें कवर कर चुके हैं, इस इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं। कई बार आपने वहां का सफर किया है, इजराइल फिलिस्तीन वाले इलाके का भी, और उन मुल्कों का जो आसपास मुल्क हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एक डिप्लोमेटिक मिशन पर हमले की जब खबर आपके पास आपको मिली, आपका पहला रिएक्शन क्या था? मतलब क्या कुछ है? क्या जंगों में ये नॉर्मल कोई चीज है? क्या कुछ है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? पहला जब ये पढ़ा तो एक झटका तो लगता है कि क्या ये शुरुआत है जो गाजा में चिंगारी भड़की थी उसका एक्सपेंशन, और जैसे आजकल गोदी मीडिया वाले लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक अगला कदम है। हर आदमी के ख्याल में पहला तो चौंक यही आती है, क्योंकि किसी भी एम्बेसी को, किसी भी देश की एम्बेसी हो, चाहे किसी थर्ड कंट्री में हो, वो देश की सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। उसकी सॉवरेनिटी की ज़मीन होती है। लोग एम्बेसी में जाके पनाह लेते हैं। तो ईरान की एम्बेसी चाहे हिंदुस्तान में हो जो बहुत आलिशान है और बहुत सुंदर है, या सीरिया में हो, या यूरोप के किसी देश में हो, वो ईरान की सरजमी का एक हिस्सा है। उसकी सॉवरेनिटी का, उसका जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रोल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके ऊपर कोई भी अटैक इनडायरेक्टली और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ईरान के ऊपर अटैक माना जा सकता है, जब तक कि ये प्रूव ना हो कि वो थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट ग्रुप हो जो अपनी कुछ और कर रहा हो। मगर यहाँ पर तो जो खबरें हैं और जो यूएस मीडिया भी कह रहा है कि एयरप्लेन्स अमेरिकी थे, रॉकेट्स अमेरिकी थे, तो अमेरिका डिनाई नहीं कर रहा है कि उसने ईरान के लोगों को, और एक दो नहीं 7 लोगों को, गार्ड्स हैं उनमें से कितने, या 2 कमांडर हैं, बाकी सिविलियन हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आए हैं और शायद कभी भी ना आए, मगर 7 ईरानियों को एक तीसरे देश में अमेरिका के फाइटर्स अटैक कर रहे हैं। कितने इंटरनेशनल कानून इसको तोड़े गए हैं। सीरिया की एयर स्पेस तोड़ी गई है, सीरिया के ऊपर आने में जहां जहां से आए थे उनकी एयर स्पेस तोड़ी गई है, ईरान की सॉवरेनिटी तोड़ी गई है। इन तीनों 2 कमांडर्स का और 5 बाकी लोगों का कोई उन्होंने अभी लिंक नहीं बताया है कि इन्होंने कोई अमेरिकी को मारा हो, या किसी अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया हो, या किसी अमेरिकन जहाज को डुबोया हो। कोई इनकी रोल खासकर यूएस के खिलाफ उन्होंने अभी बताया नहीं है कि इन्हीं 5 को क्या मारा गया, कि इनके बदले कोई भी हो सकता था, एम्बेसडर खुद हो सकता था, एम्बेसी का चांसलरी पार्ट का हिस्सा है ये, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, सिविलियंस भी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी सिविलियंस भी हो सकते हैं,
अपने वीजे के लिए खड़े हों। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है और इसको छोटा मोटा लेना भी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है ये अब बाकी जो कंट्रीज हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि शांति रखिए, अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को वगैरह वगैरह, उनके ऊपर अब दायित्व आता है, उनके ऊपर एक वजन आता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी हो कंडेमनेशन आए अमेरिका के खिलाफ, और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशन में, बाकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा और भी जो इनके वो जो स्मॉलर एजेंसीज होती है वहाँ पे सब पे इसको स्टडी किया जाए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चिंगारी बनने का इसमें वजूद है। ईरान ने अभी तक तो अटैक के फौरन बाद वो भी कुछ कर सकते थे, अमेरिका के किसी भी एम्बेसी में किसी के भी देश में एक गाइडेड मिसाइल भेज सकते थे, उनके पास इतना मसला है, तो नहीं किया उन्होंने। प्रेशर डाला वाया अपने एम्बेसी में स्विट्जरलैंड में अमेरिका को के ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। और ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, पहला रिस्पॉन्स उनका ओरल रहा है, एडविजरी रहा है, डिप्लोमेटिक रहा है, और उन्होंने अपने सफ़ीर को बोला वगैरह वगैरह, कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं किया है। हालांकि वो भी अपना सॉवरन जो उनका हक है मिलिट्री रिस्पॉन्स का जवाब मिलिट्री रिस्पॉन्स देने से, वो उनके पास अभी भी बरकरार है, मौजूद है। दूसरा रिस्पॉन्स आया है थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, लेबनान में बेस्ड है, एक तरीके से गाजा में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इन्वॉल्व भी है। उन्होंने कहा है कि इसका बरकरार जो उसका रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा। तो बड़ा नाजुक हालात है आज की तारीख में, जो मंगलवार में बड़े ही नाजुक बात है। अमेरिका हॉलिडे मूड से हट चुका है, ईस्टर के हॉलिडेज खत्म हो चुके हैं, सब अब काम पर आ गए हैं, बजट अपनी जगह हो गया है। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नेतन्याहू जिस पोजीशन से गुजर रहे हैं उन पर मुल्क के अंदर से न सिर्फ जो कैप्टिव्स हैं उनकी फैमिलीज के प्रोटेस्ट हैं, बल्कि वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में भी शामिल हो गए हैं और वो इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इलेक्शन इस वक्त कराना हमास के हाथों में खेलना होगा। ये इस माइंड सेट के साथ नेतन्याहू जो जेरूसलम में हैं, उनका क्या मकसद हो सकता इस वक्त सीरिया में ये हमला करने का? थोड़ा सा कुछ और अगर आप बता सकें। देखिए, आज से 4 हफ्ता पहले बाइडेन ने और बिडेन ने, दोनों ने, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, दोनों ने कहा था कि ये जो नेतन्याहू कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। इजराइल का इंटरेस्ट और नेतन्याहू के इंटरेस्ट को उन्होंने अलग अलग बताया था। नेतन्याहू का इंटरेस्ट, ज़ायनिस्ट का इंटरेस्ट और इजराइल का इंटरेस्ट फर्क माना था, और अपना सपोर्ट उन्होंने कहा था हम इजरायली लोगों के साथ हैं। ज़रूरी नहीं है कि इजरायली सरकार के साथ भी हम हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि नेतन्याहू के साथ हो। तो 4 हफ्ते से अमेरिकन, अगर आप डिबेट देखें, इंग्लिश न्यूज़ प्रोग्राम देखें, उसमें लगातार यही बात बन रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ये नेतन्याहू से एकदम खार खा चुके हैं, कह रहे आदमी हद से आगे बढ़ चुका है। और वही वजह है कि अब जो अंदर आवाज़ है इजराइल के अंदर उठ रही हैं, जो कहती है कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल की हद तक ले गया है, इजराइल का नाम डुबो रहा है, सरकार नहीं चला रहा है, बाकी जो इंटरनल बातें उसको नहीं कर रहा है, और लड़ाई का बहाना लेके अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो 4 हफ्ते से वो कह रहे हैं वो अब नेतन्याहू के अपने मुंह से ही आ गई है, जब वो कह रहा है कि मेरे को मत हटाओ, मेरे हटते ही कहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कहर? अगर वो आज स्टेप डाउन करता है या पार्लियामेंट में, नेसेट में उसका हार हो जाती है, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। उसमें क्या, डेमोक्रेसी का तो यही है कि एक आदमी जरूरी नहीं है कि पूरे रहे। आप यूक्रेन में देख लीजिए, प्रेसिडेंट तो वही है, मगर उसके सारा स्टाफ, सारे मंत्री, सारे जनरल्स वो लगातार चेंज करता रहता है। तो ऐसा किसी आदमी के ऊपर नहीं है। कल नेतन्याहू को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर नेतन्याहू ने एक तरीके से अपनी पॉलिटिकल जो उसकी रजीम की और उसकी खास पर्सनल स्टेक है, उसको कहा कि यही इजराइल का वजूद है। दूसरी बात उसको है कि
अभी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट से एक तरीके का वर्डिक्ट तो नहीं लिया है कि ये सब वॉर क्राइम हो रहे हैं जो गाजा में हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर तहमत आने के अलावा नेतन्याहू खुद एक तरीके से इंटरनेशनली पराया बन चुका है, वॉर क्रिमिनल बन चुका है। ये तो अगर ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं होता इजराइल और अमेरिका का, तो या तो रिजिम चेंज के अलावा इनको कैद कर लिया जाता। यहाँ पर अब हम जो जैसे जो लोग हैं जो थर्ड कंट्रीज में बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, लड़ाई को इमीडिएटली नहीं देख रहे हैं, हम देखने मांगते हैं कि इसमें जैसे हिंदुस्तान जैसे देशों का क्या रिस्पॉन्स होगा। वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन को वीटो पावर अमेरिका कर सकता है, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितने लोग यूरोप के, इंग्लिस्तान, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं जो अमेरिका के साथी कहलाए जाते हैं, वो कितनी जल्दी इस अनअबैश्ड थर्ड पार्टी अटैक के लिए अमेरिका को कंडेम करेंगे, इसके ऊपर बात आती है। इसके ऊपर और भी दूसरी बात आती है, अमेरिका का इंटरनल जो समाज है वो किस तरीके से कहेगा कि आप अमेरिका को एक थर्ड कंट्री में एक ईरान के खिलाफ जूझ रहे हो, आपको इसके अलावा सेकेंड स्टेप हो सकता है कि आपका के सोल्जर्स जाएंगे, आप बेकार में अमेरिका को जोड़ रहे हो एक दूसरी जंग में, उसके ऊपर भी एक प्रेशर आता है। तो इंटरनेशनली ये बड़ा नाजुक है, और हम जैसे लोगों के लिए जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, हर जगह से क्या खबरें आ रही है देखने की बात है। अच्छा, अभी जो ईरान की तरफ से रिएक्शन है उसमें एक क्लैरिटी है, वो ये कि इसका अमेरिका आंसरेबल है, अमेरिका इसका जिम्मेदार है। दूसरे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स के आ रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हजदुल शाबी, हमास, हूथी, जो ऑलरेडी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल के खिलाफ गाजा की हमदर्दी में, हमलों में शामिल हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से ठंडा करके खाने वाली बात, जिस तरह की जो इशारा आपने किया कि वो अगर चाहता तो इमीडिएट फौजी कार्रवाई कर सकता था, उसने वो फौजी कार्रवाई ना करके डिप्लोमेसी से को प्रायोरिटी दे करके, क्या आपको लगता है कि ईरान अपनी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा है, जिसको टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट के तौर पर अमेरिका और इजराइल कहते रहे? आप उसको डिप्लोमेसी के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? ये तो मानने की बात है। अगर अमेरिका की जगह मान लीजिए रशिया होता और थर्ड कंट्री में किसी और को एम्बेसी को अटैक कर देता, तो फौरन उसका रिटेलिएशन होता। इजराइल के पास खुद भी जो उसकी डोम है, आयरन क्लैड स्टील डोम जो उसकी है, वो तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है, उधर से कोई आया तो इनका चल जाता है। तो ईरान ने पूरे 7 अक्टूबर के बाद से जो एक तरीके से कूल हेडेडनेस दिखाई है, ठंडे दिमाग से, और किसी भी हॉट रेड बटन से अपनी उंगली दूर रखते हुए बहुत ही शांति प्रिय भाषा में डिप्लोमेटिक चैनल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी मेच्योरिटी दिखाई है। और आज के जो नई कोल्ड वॉर है, जिसमें ईरान, रशिया एक तरीके से अकेले पड़ गए हैं, इंडिया भी उनके साथ नहीं जाता, चाइना का बिकॉज ऑफ रशिया एक तरीके से साथ है मगर नहीं है, इन दोनों ने ही अगर माना जाए, और खासकर ईरान ने, तो बहुत ही डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी दिखाई है। और दुनिया को अगर आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में स्पीडली जाने की बजाय कहा कि रुक के देखो आगे कितना बड़ा खतरा है। अच्छा, अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई थी, बल्कि अमेरिका की कुछ खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट पेश की है कांग्रेस को, जिसमें अमेरिका के कमजोर होते हुए दुनिया में असर का जिक्र किया, और उसमें रूस, चीन और ईरान को उभरती हुई ताकत दुनिया में बताया। तो क्या ये इस वाकये के बाद में जो ये रिएक्शन है, अभी चाइना की तरफ से और रूस की तरफ से कुछ खास अभी रिएक्शन नहीं आया, आ जाएगा मैं समझता हूं जब तक ये वीडियो लोगों के सामने तक जाएगी। तो आप वो जो ताकत की कंसंट्रेशन कहिए या रीऑर्गेनाइज करने की बात या डायनेमिक्स ऑफ पावर की बात जिसे कहा जाता है कि तब्दीली आ रही है, क्या उसमें ये वाकया और ऐड ऑन करेगा उस बदलते हुए ताकत के मरकज को? इससे पहले के CIA की क्या रिपोर्ट है, उसके पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन
कुछ देखने वालों को भी और हम और आप दोनों को ही। CIA की रिपोर्ट्स के दो हिस्से होते हैं, अमेरिकी सरकार को बताने का क्या हो रहा है और अमेरिकी सरकार के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करना। हम्म, ये CIA कोई बहुत दूध की धुली हुई चीज नहीं है। ये चाहे तो किस्से को बढ़ा के बिगड़ा के बता सकती है ताकि रेजिम चेंज तक की बात हो जाए। ये ध्यान रखिए कि वो जो WMDs थे, मास वेपन, इराक इराक में जो बताए गए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिक्शन था, एक भी नहीं था, कोबाल्ट का एक टुकड़ा नहीं था वहां पर। और उसको बना के देश को तहस नहस कर दिया, एक सभ्यता को मिटा दिया, उसके चिन्हों को मिटा दिया और कंगाल कर दिया और पूरे वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को बदल दिया। तो ये CIA के जो बयान है इस वक्त अमेरिका की पोजीशन को हार्डन करने के लिए बनाया जा रहा है क्या, कि ये दिखा के कि बाइडेन की राज में अमेरिका कमजोर हो गया है, इंटरनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बता रहे हैं। ये एक बात है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि क्या अमेरिका की एक्चुअल पोजीशन कमजोर हुई है या नहीं हुई है? यकीनन कमजोर हुई है। एक इजराइल के अलावा, सपोर्ट के अलावा, अमेरिका का जो मेन डिप्लोमेटिक एफर्ट है चीन को कंटेन करना है। चीन के खिलाफ उन्होंने क्वाड बनाया, इंडिया को बेकार में वहां पे खींच लिया और इंडिया पछताएगा क्वाड में जाने की वजह से। और यहाँ हम हिंदुस्तानी होने की वजह से अपने देश को हम क्वेश्चन करते हैं कि आप क्वाड में मत जाइए, बाकी लोगों की लड़ाई, हमारी इससे कोई लड़ाई नहीं है। वहां पर कोई खास सक्सेस हो नहीं पाया उसका। इंडियन ओशन में उसकी फ्लीट्स आ जा रही है, कुछ खास कर नहीं पाया। इजरायली और गाजा की जंग के अंदर इसने उसका सबसे बड़ा पावरफुल न्यूक्लियर प्लेन का जो जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड भेजा, वो उसको वापस ले जाना पड़ा क्योंकि फोर्ड के रहते हुए कुछ लड़ाई के ऊपर प्रेशर खास बन नहीं रहा था, कर नहीं रहा था। मेडिटेरेनियन से, ब्लैक सी से उसका जो कोशिश ही सोफिस्टिकेट नहीं कर पाया। यूक्रेन रशिया की वॉर में यूक्रेन को अभी तक हम टोटल नहीं कर पाए हैं कि हर 15 दिन में 1 बिलियन दे रहे हैं। आप अभी तक कितने दे चुके हैं? कि 1 ट्रिलियन मेरा ख्याल है रुपया दे चुके हैं 2 साल की लड़ाई में, और कख नहीं हो रहा है। आप खुद अपनी लड़ाई में नहीं जुटे हैं, मगर नेटो की तरफ से आप 2 साल 2.5 साल हो गए हैं रशिया को कुछ नहीं कर रहे। और अब हर रोज आजकल आज पिछले 1 हफ्ते में ही रशिया ने बहुत बड़े 2-3 अटैक लॉन्च किए हैं, ड्रोन्स के जरिए, रॉकेट्स के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, और जमीनी भी कई शहरों के ऊपर उनका अटैक रहा है। तो उनके जो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट्स है वर्ल्ड में, वो जो इम्पैक्ट मांग रहे थे नहीं कर पाई है। उनके एलाइज नहीं बन पा रहे हैं, अलावा हिंदुस्तान के जिसकी अपनी खुदगर्जियाँ हैं, और उसकी खुदगर्जियों का भी एक अलग रोल है। रशिया से तेल खरीद के थर्ड पार्टीज को बेचने में हिंदुस्तान का एक नया पैसे का फायदा नहीं हुआ। 2-3 करोड़पतियों का अब वो उनका फायदा हुआ, सारा प्रॉफिट इंडिविजुअल्स के हाथ में गया। तो इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिकली अमेरिका को पिछले 6 महीने में या 1 साल में भी आप कहें, या यूक्रेन वॉर से आप कहें, 2 साल में अमेरिका को स्टेलमेट मिला है या रिट्रैक्शन मिला है, एडवांसमेंट कोई नहीं मिला है। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ ये जो आज का अटैक रहा है इसका खतरा एक तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि किस इंटेलिजेंस के मुद्दे पे, और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ठीक थी, वहाँ पे एक जनरल था और वो मारा गया, और इस बात पे कोई दो राय नहीं है। तो क्यों करा इन्होंने अपनी पोजीशन को, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को, अपनी इंटरनेशनल पोजीशंस को, अपनी बार्गेनिंग को? ये अमेरिका के लिए कोई खास अच्छी खबर तो है नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं उनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उनको थोड़ा बढ़ावा मिलता है, अलावा इसके तो कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, इस हमले से पिछले 3-4 दिन के अंदर ही एक और बड़ा वाकया हुआ इस इलाके में। वो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होने के बाद, जिसमें अमेरिका ने अपना वीटो इस्तेमाल नहीं किया इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, यानी एक तरह से इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने फैसला लिया, उसके फौरन बाद हमास के और जिहाद इस्लामी, जो 2 मेजर रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं हमास की,
उनके टॉप लीडरशिप वो तेहरान में थे, और तेहरान में सुप्रीम लीडर से, प्रेसिडेंट से, फॉरेन मिनिस्टर से, कुद्स फोर्स से, उन सब से उनकी मुलाकातें हुई। बल्कि एक ऐसे स्टेडियम में भी इस्लामिक जिहाद के लीडर पहुंचे जहां 1 लाख लोगों के बैठने की गुंजाइश है तेहरान में। वहां एक बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन था उसमें। तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक तरह से अपना कनेक्शन तेहरान से सीधे दिखा रहे थे कि हम उनसे राय मशवरा करके अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं, चाहे वो कायरो में बात हो रही हो, चाहे दोहा में बात हो रही हो, क्या आपको लगता है कि उसमें ईरान को कोई सजा देने के तौर पर ये कोई वाकया हुआ है? सजा देनी थी तो उस मीटिंग में ही, जहाँ पे 1 लाख ईरानी थे, टॉप ईरानियन लीडरशिप थी और हमास की लीडरशिप भी थी, वहीं पे रॉकेट मार सकते थे। तो ईरान से छेड़ाछेड़ी तो करते रहते हैं, ईरान को गाली भी देते रहते हैं, सैंक्शंस भी लगाते रहते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, मगर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो इसके पहले नहीं किया है। बहुत अरसा हो गया कि ईरान के ऊपर कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं किया है, ना ही किसी थर्ड ग्राउंड पर, ना ही किसी एम्बेसी पे, और ना ही डायरेक्ट ईरानियन बाउंड्री पे कोई गाइडेड मिसाइल असैसिनेशन अटेम्प्ट बहुत अरसा हो गया एक हुआ था। तो ये प्रेशर टैक्टिक भी क्या, रॉकेट से सीरिया में मारने से मिलिट्री क्या इंडिकेशन करते हैं ये? मेरे आज की तारीख में जब तक कि ईरान का कोई रिटेलिएशन ना आए, कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके वो बहुत मौके रहे हैं आज तक, जब ये अगर इसको कहते सबक सिखाना ईरान को करना मांगते, तो बहुत मौके थे जब कर सकते थे। और सबसे बड़ा तो अभी आपने बताया कि इतनी बड़ी महफिल है, इतने लोग आए हुए हैं, वहां पर कुछ भी करा सकते हैं अगर चाहे तो। अच्छा, क्या इससे कोई नेतन्याहू को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई फायदा होगा सियासी? क्या उससे उसमें कुछ वो कह सकेंगे कि देखिए साहब, हमने इतना बड़ा काम किया? देखिए, नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है कोalition गवर्नमेंट है। नेतन्याहू की जो एक पार्टी है मजबूत बन गई है, बट मेजॉरिटी पार्टी नहीं है ये। एक जो मेन लाइन इजरायली ओपिनियन है वो नहीं है, वो लिबरल ओपिनियन है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जो कोalition में आ गई, और कोalition में हमेशा आती है, कभी एकदम टोटली 100% जीत के आ गए वास्ट मेजॉरिटी, जिसमें हम हिंदुस्तान में जैसे हम कहते हैं इस बार 400 पार या 500 पार या 600 पार, वो स्लोगन्स इसराइल में नहीं चलते हैं वहाँ पे। हालांकि जो भी आदमी इसराइल में आया है ये मान के कि खुदा ने उनको ये ज़मीन दी है, उसको लिबरल कहना तो थोड़ा सा गलतफहमी होगी, मगर वो एकदम वॉर मॉन्गर भी नहीं है। वो दूसरे देशों में सेकंड क्लास सिटीजन रहने के बजाय यहाँ पर फर्स्ट क्लास सिटीजन रहना मांगता है। उसकी उम्मीदों को भी हम समझ सकते हैं, और वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। इसराइल के अंदर कास्टिज्म है, रेसिज्म है, हम सब लोग जानते हैं। काला यहूदी और सफ़ेद यहूदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑर्थोडॉक्स जूस में, नॉन जूस में लीगली फ़र्क है। ऑर्थोडॉक्स जूस को फौज में नहीं आना पड़ता, उनका फौज से कोई तकरार नहीं है, उनका कोई भी आदमी लड़ाई में नहीं मरा है। लेकिन सर अब जब हम आप बात कर रहे हैं, अब 1 अप्रैल गुजर चुकी है, आज हम 2 अप्रैल में बात कर रहे हैं। वहां जो वो कानून था, हरेदी को उसमें फौज में शामिल नहीं होना था, अब वहां वो कानून खत्म हो गया है। और हरेदी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तौरा की जो है वो बेइज्जती है जो इजराइल में हो रही है। या ये इस हद तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि इजरायली फौज में शामिल होना ऐसा है जैसे कुत्तों की फौज में शामिल होना। इस हद तक वो उन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तो जान बचाने के लिए या किस तरह से वो अब भी फौज में नहीं रहना चाहते। अभी जो अब हमारी आपकी बात हो रही है वो कह रहे हैं हम जेल में जाना पसंद करेंगे, फौज में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो वो दीवार भी गिर चुकी है अब। वो तो जब से इसराइल में वो आए हैं, और कुछ उनके टुकड़े जो इसराइल स्टेट बनने से पहले भी वहाँ रहते थे, उनको हमेशा से कहना है कि हमारी जो जात है, हमारा जो सेक्ट है, उसमें लड़ाई झगड़े में हम नहीं फंसना मांगते। इसराइल की लड़ाई में भी उनका कोई खास रोल नहीं था, जो इसराइल की ओरिजिनल 47-48 की लड़ाई थी। मगर एक बात दूसरी है, ये बड़ा एक ब्रह्मैनिकल, फॉर्मल, पावरफुल लोग हैं। इनको आप हंस सकते हैं
कि गर्मी में भी टोपी पहन के और लंबा कोट पहन के और बड़ी गाड़ी रख के और 7 बच्चे पैदा करके सारे सड़क पर चलते हैं। लोग इन पे हंसते होंगे, मगर जो इनका अपने खुदा के लिए जो एक बंदिश है उसका लोग कदर भी करते हैं। तो इनको इनसे छेड़छाड़ी नहीं करता कोई, वहाँ पे दूर ही रहते हैं, मगर गाली भी नहीं देते हैं। अब ये लोग वेलिंग वॉल के ऊपर जो मॉस्क का भी हिस्सा है, उन पर जब ये दुआ मांगते हैं कोई इनके आसपास नहीं आता, ये हिल हिल के दुआ मांगते हैं और उसके बाद वो पर्चा अपना उस पर रख देते हैं। उस दुआ में ये कौन सी दुआ मांग रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है बाइडेन के। लेकिन बाकी जो इजरायली हैं उनका कहना यह है कि सब पूरे मुल्क की हिफाजत करना हमारी सभी इजरायली शहरियों की जिम्मेदारी है। ये कैसे अपनी जान बचा करके फौज में शामिल नहीं होंगे साहब? जब हम मर रहे हैं तो ये भी मरना चाहिए ना। अब तो ये डिमांड हो रही है। कुछ लोग तो मैंने कहा आपसे कि लोग इनको एक अलग तरीके से देखते हैं। मैं वहां पे कई बार जा चुका हूँ, इनसे भी बात कर चुका हूँ, इनके कई लीडरों से मैं मिला हुआ हूँ। आपने ठीक कहा कि जैसे हम भी जो अपने ही देश में जो सनकी लोग हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मानिकल फोर्सेस हैं, इलिटिस्ट फोर्सेस हैं, अपर कास्ट जो अपने आपको कहते हैं, उनकी हम एक तरीके से हिकारत की नज़र से तो देखते हैं, मगर उनसे पंगा भी ज़्यादा नहीं लेते। इजराइल में, यहाँ हिंदुस्तान में भी बाय द वे आपको बता दूं कि कई छोटे तबके हैं जिनका मजहब नहीं कहता कि हम पुलिस में या फौज में जाएं, जिनका मजहब नहीं कहता कि हम जनगण मन जब भारत का कौमी गाना गाया जाता है उसको सल्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ये आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर इन लोगों को भी, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, ये आज़ादी है कि, और वो कह रहे हो तो कि हमको जेल भेज दो, वो तो ये नहीं कह रहे कि हम पे कानून लागू ना करो, हमको जेल भेज दो। तो लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। और उस देश में जहाँ पे हर लड़की को 1 साल और हर लड़के को 3 साल फौज में आना ही पड़ता है, जैसे सिंगापुर में भी होता है, वहाँ पर एक तरीके से तो लोग कहेंगे कि कैसे कावर्ड लोग हैं, मगर इनकी रिलीजियस फ्रीडम है। और उसका मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी, शायद आपके पास फ़र्क इन्फॉर्मेशन हो, मगर जब मैं अभी ये वो एपिडेमिक से पहले तो जाता ही था, उसके बाद तो गया नहीं, मगर जो ऑन द ग्राउंड, चाहे जेरूसलम हो या अंदर और छोटे शहरों में, ये इनके खिलाफ कोई साजिश है खुलेआम सड़क के ऊपर गाली गलौज नहीं होती है, इनके खिलाफ कोई पोस्टर्स नहीं है, मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने बीच में भारत की फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा जिक्र किया। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कमेंट किया था कि एक तरफ भारत ब्रिक्स में शामिल है, चीन के साथ शामिल है, जो आमतौर पर अमेरिका के और नेटो के खिलाफ या उस तरह का ग्रुप माना जाता है। दूसरी तरफ क्वाड में शामिल है, जो चीन के खिलाफ है। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी हुई? किधर है हम? क्या आपका क्या असेसमेंट है? भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी तो अभी कच्चा टीवी में पता लग गई है। वही फॉरेन ऑफिस जो इसको कह रहा है कि इसमें कोई जमीन जायदाद हमने नहीं भेजी है, वही मंत्री, जब वो मंत्री नहीं था, इंडियन फॉरेन सर्विस का मेंबर था, वो वहाँ पर यही डिसीजन ले रहा था। भारत की फॉरेन पॉलिसी, एक जो फॉरेन ऑफिस और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इनके बीच में क्या जुगलबंदी रहती है, क्या इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, क्या पॉलिटिकल आज की इलेक्शन के दौर में क्या फ़ायदा होगा, उसके हिसाब से अटल पटल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में इनकी फॉरेन पॉलिसी में जो भी चेंज हुआ है गलत हुआ है, हिंदुस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ है। और क्वाड में तो ऑलमोस्ट सुसाइडल एंट्री है इनकी, इसको एकदम अभी भी मौका है कि हट सकते हैं। ब्रिक्स एक अलग चीज़ है। ब्रिक्स के अंदर एक तो स्ट्रैटेजिक तो हिस्सा ही, चीन को एकदम मिल जाता है अरेबियन सी में खुला रास्ता, वहाँ पे पाकिस्तान में पोर्ट नया बन जाता है, उसका कंट्रोल वगैरह वगैरह वो तो है। मगर इसके अंदर क्योंकि ये रोड कई देशों के थ्रू जाता है, कोई खास अमेरिका के खिलाफ या नेटो के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक एलिमेंट नहीं है आज की तारीख में। अब जब सड़क बनी है तो उस पर टैंक भी चल सकते हैं, उसके अंदर बारूद भी आ सकता है जाने के लिए, मगर इस वक्त जो इसका हमला है चीन का, वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक खतरा
तो नेचुरली अमेरिका को पड़ेगा, आपके ट्रांसपोर्ट के दाम 1/3 हो जाएंगे। तो उसके आने के बाद और रसद आने के बाद और सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के बाद चाइना की इकोनॉमिक पावर तो बढ़ेगी, मगर ब्रिक्स का रोड का और क्वाड में मेरा ख्याल फर्क है। और इंडिया ब्रिक्स में ना जाए, हालांकि आप अगर ब्रिक्स को भी ठीक से देखेंगे तो इंडिया ने कंसीड किया है कि जो पाकिस्तान चीन का जो लिंक है वो कहाँ से जाएगा, इंडिया की बॉर्डर के जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका कितना नज़दीक से जाएगा। वो इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी एक तरीके से तनाव है, बावजूद उसके हिंदुस्तान उसमें शामिल है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान का भी इंटरेस्ट है। और इस वास्ते मैं क्वाड और ब्रिक्स को दो अलग अलग चीज़ें मांगता हूँ। क्वाड प्योरली एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक है, और जो चीन को खरोचने के लिए, उसको इरिटेट करने के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने काफी तफसील से बताया, खास तौर पर ये बताया कि ये ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ये हमला किया है और ये बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। ईरान ने बहुत मेच्योरली अपने डिप्लोमेसी के जरिए वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अगर हो सकता है कोई जवाब भी देगा तो एक इंटरनेशनल कंसेंट जैसी हालत हो जाएगी, उसके बाद कुछ देगा, क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।